वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। न्यू सेशन 2026 आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेरे भाई फोर्स है। तो 9th में आप फोर्स के बारे में डिटेल से पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा रिव्यू मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्स का डिटेल आगे जो भी 10th का सिलेबस है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट इज फोर्स अगर बोला जाए तो फोर्स हमारा क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स मोशन, डायरेक्शन, वेलोसिटी एज वेल एज शेप। तो ये इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का एक इंट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। देखो है ना, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन लाइक स्पीड, डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड शेप, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये चीज़ आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। साथ ही साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारा 3 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जो फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ध्यान देना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा फर्स्ट लॉ निकल के आता है, कौन सा लॉ आता है? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में अगर कहें तो ये क्या देता है? डिफिनेशन देता है, डिफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ में क्या मिलता है? डिफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। सेकंड लॉ में जो आता है हमारा, सेकंड लॉ जो होता है, सेकंड लॉ जो आप 9th में पढ़े होंगे, ये हमारा इक्वेशन देता है। तो कौन सा इक्वेशन देता है? तो इक्वेशन क्या है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, फोर्स का जो इक्वेशन होता है एफ, इक्वेशन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो F इक्वल्स टू dP बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इक्वल्स टू dm इंटू भी मोमेंटम का फॉर्मूला बाई dt। इसी को हम कह सकते हैं m dV बाई dt, और इसी को हम लोग m इंटू ए कह सकते हैं, m इंटू ए कह सकते हैं। तो ये हमारा फोर्स का इक्वेशन है जो आपको सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिलता है, वेयर dV बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसलिए यहाँ पे dV बाई dt का वैल्यू क्या बैठा दिए? m बैठा दिए। ये हमारा सेकंड लॉ है। इसके बाद मेरे भाई थर्ड लॉ आता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? थर्ड लॉ आता है। जो थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ की अगर बात करें तो ये क्या बताता है? प्रॉपर्टी बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो डीप, फोर्स लगाओगे तो डीप होगा, गहरा होगा, याद रखना, डीप, DEP, डीप, D फॉर डेफिनेशन, D फॉर डेफिनेशन, E फॉर इक्वेशन, E फॉर इक्वेशन, अब P फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज किसका? फोर्स का। तो कोई भी चीज में अगर फोर्स लगा तो डीप, डीप मतलब गहरा होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही गहरा होगा तो क्या निकलेगा? हमारा डिफिनेशन निकलेगा, इक्वेशन निकलेगा और प्रॉपर्टी निकलेगा। तो डी फॉर डिफिनेशन ये फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। ई फॉर इक्वेशन जो सेकंड है हमारा, और पी फॉर प्रॉपर्टी ये हमारा थर्ड होता है। तो आपका न्यूटन्स जो लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ है, उसमें आप क्या मिलेगा आपको? डिफिनेशन, इक्वेशन और प्रॉपर्टीज। किसका मिलेगा? फोर्स का। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये न्यूटन साहब ने 1687 में प्रिंसिपिया मैगजीन में इसके बारे में डिस्कस किए थे, साथ ही साथ वो ग्रेविटेशन के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो ये था मेरे भाई जो बेसिक हम लोग जो स्टडी किए थे फोर्स का, वो हमारा क्लास 9 में। अब थोड़ा सा फोर्स को आगे बढ़ते हैं और हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। तो अगला पार्ट जो है हमारा, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स पढ़ना है तो फोर्स का टाइप्स को पहले जानना होगा, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो देखो टाइप्स ऑफ फोर्स में जो एक फर्स्ट ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट हमारा बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स होता है एक, और एक होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स, एक होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। तो भाई बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? सबसे पहले आप बैलेंस फोर्स को समझो। बैलेंस फोर्स की अगर बात करते हैं
तो बैलेंस फोर्स की अगर बात करेंगे तो समझोगे यहाँ पे बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, ठीक है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट में मेनी फोर्सेस वर्क कर रहा है, जैसे कि लाइक दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स, दिस इज F3 फोर्स एंड दिस इज F4 force. So many force working in an object and the algebraic sum as well as vector sum of all forces working in an object becomes zero. That is called balance force. Any object working many force, then algebraic sum as well as vector sum of all forces of an object working of an object is zero. Then the force is called balance force. मतलब यहाँ पे देखो जो वर्किंग फोर्स है हमारा 1 2 3 4, मेनी भी हो सकता है, 4 ही नहीं हो सकता, मेनी फोर्सेस वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, दैट एज वेल एज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम्स टू जीरो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब बैलेंस फोर्स की अगर बात करें तो सिंपल सा बात है, वेक्टर सम बोल रहा है या अलजेब्रिक सम बोल रहा है तो ये प्लस माइनस के साथ होगा। तो F1 यहाँ पे ये जो साइन दिए हैं वेक्टर का दिए, मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अगर ये इक्वल्स टू जीरो होता है ऐसे करके, इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, जीरो होता है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, बैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या बोल रहा है, डिफिनेशन लिखा दें, अच्छा लिख लो नोट डाउन कर लो, डिक्टेट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो एनी ऑब्जेक्ट अप्लाई many force, any object apply many force, then algebraic sum as well as vector sum of all forces, becomes to zero. Then the force is said to be बैलेंस फोर्स। लिख लिया, चलो ये हो गया हमारा बैलेंस फोर्स। देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत, डिफिनेशन लिख लिया ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब बैलेंस फोर्स होता है ना, जब बैलेंस फोर्स होता है तो वैसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रिजिड कंडीशन, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रिजिड और रेस्ट कंडीशन, रिजिड और रेस्ट कंडीशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स में। अब किस में आते हैं हम लोग, अनबैलेंस फोर्स की अगर बात कर रहे हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, अनबैलेंस फोर्स। अगला पार्ट क्या है हमारा, अनबैलेंस फोर्स, सेकंड नंबर है अनबैलेंस फोर्स की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है अनबैलेंस फोर्स का भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अनबैलेंस फोर्स है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, समझोगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मेनी फोर्सेस वर्क कर रहा है। इसमें भी मान लो यहाँ पे F1 है, ये एक F2 है, ठीक है, ये हमारा मान लो इसको बाहर का डायरेक्शन कर देते हैं, F3 है और इसको F4 है। अब ध्यान देना, इसको बाहर का लेके, अच्छा उसको बाहर का लेके, सुनो यहाँ पे, उसको बाहर करने का मतलब ये है, ध्यान देना, कि हम अनबैलेंस को डिफाइन कर सके। बैलेंस अनबैलेंस इसमें भी हो सकता है, जैसे कि एक बीच में एक आदमी ऐसे हम पकड़े खड़ा है, समझ लो, ठीक है, इधर से को मोटा आदमी खींचेगा, को पतला आदमी खींचेगा, चाहे दोनों हमको धक्का देगा, तो मोटा वाला हमको इधर घिसका देगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा। और दोनों अगर इक्वल फोर्स लगा करके हमको पुश करेगा तो हम बीच में एकदम ऐसे रेस्ट रहेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना, एकदम ऐसे रेस्ट रहेंगे, तो क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर सारा फोर्स इनवर्ड है या सारा फोर्स आउटवर्ड है तो सिर्फ बैलेंस होगा, ये एक मैंने प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। बैलेंस हो भी सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। तो एक्चुअली में थ्योरी को समझने के लिए क्या किया है ना, कि ऑल अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन अगर पुश इनवर्ड या आउटवर्ड कर देते हैं तो ऐसे में उसको हम लोग बैलेंस मान लेते हैं, लेकिन इसमें भी आपका अनबैलेंस हो सकता है। अगर मान लो एक मोटा आदमी पतला आदमी, इधर से भी धक्का लगा, इधर से भी, कम फोर्स लगाई, ज़्यादा से लगाएगा, तो बैलेंस कर रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे घिसा कैसे करके नहीं जाएगा, ये भी ना करेगा मेरे भाई।
तो अनबैलेंस हो गया। काहे कि बैलेंस क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट हमारा रिजिड कंडीशन में रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, रिजिड कंडीशन में रहेगा। तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से दिखाए हैं कि इधर से भी जो धक्का आ रहा है, इधर से भी जो पुशिंग हो रहा है, दोनों तरफ से जो पुशिंग हो रहा है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस हैं, जिस कारण से एकदम ऐसे करके सिक्योर करके रेस्ट मोड में रह गया है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अनबैलेंस, तो यहाँ पे इसको ध्यान देना, इसको आउटवर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दिखा सके कि अनबैलेंस है, कि देखो ये इधर से जा रहा है, इधर इसको इधर खींच लिया तो दोनों उधर चला जाएगा, तो बॉडी तो मोशन करेगा उधर, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स में ही मोशन होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब क्लास 9 में पढ़ा होगा ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें F = ma चाहे F = dp/dt निकला होगा, तो उसका डिफिनेशन ही स्टार्ट होता है व्हेन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो इक्वेशन निकलता है वो अनबैलेंस फोर्स से निकलता है। किससे निकलता है, अनबैलेंस फोर्स से। तो यहाँ पे इसका कंडीशन तो समझ में आया होगा, आ गया होगा, ध्यान देना। तो एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइड मेनी फोर्सेस, any object applied many forces, then algebraic sum of as well as vector sum of all forces working on an object does not zero, then the force is said to be unbalanced force, then the force is said to be unbalanced force। तो ध्यान देना, यहाँ पे जिसका इक्वेशन आएगा, ध्यान देना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब इक्वल टू को लाइन लेकर करके काट देना, नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन द फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स, देन द फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स। डिफिनेशन लिखोगे, चलो लिख लो। तो क्या है, एनी ऑब्जेक्ट एज वेल एज बॉडी अप्लाइड मेनी फोर्सेस, एनी ऑब्जेक्ट एज वेल एज बॉडी अप्लाइड मेनी फोर्सेस, देन द algebraic sum, then the algebraic sum as well as vector sum, as well as vector sum of all applied forces of an object, all applied forces of an object does not becomes zero, does not becomes zero, then the force is said to be, then the force is said to be अनबैलेंस फोर्स, देन द फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या डिफिनेशन, अरे सुधार लेना ग्रामर, हम सिंपल भाषा में लेकर आ रहे हैं, लैंग्वेज को सुधार लेना, ठीक है। अगर मान लो तुमको ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है, हम सिंपल भाषा में उसको लिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको सुधार लेना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत करो, पहले भाव ठोको समझो, भाव समझेगा तो बना के डिफिनेशन लिख नहीं सकता है। हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसी को लिख रहे हैं कीवर्ड्स टाइप से, ठीक है, उसको तुम सुधार करके लिख लेना, नहीं तो फिर आगे चलेंगे ग्रामेटिकल सारा डिफिनेशन लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर ज़्यादा दिक्कत होगा, नहीं बना पाओगे तो फिर कर देंगे, अभी फिर से भाव लिखा रहे हैं, ठीक है। डिफिनेशन को थोड़ा सा बना लेना मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक। तो भाई यहाँ पे ध्यान देना, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट मोशन कंडीशन, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन मोशन कंडीशन, मोशन कंडीशन। तो अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट क्या रहता है, मोशन कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिला, बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या रखता है, रिजिड मोड में रखता है, और अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट को किस में रखता है, ऑब्जेक्ट को मोशन के कंडीशन में रखता है। तो जितना भी न्यूटन्स लॉ हम पढ़ते हैं ज़्यादातर बैलेंस कंडीशन में पढ़ते हैं, और रेस्ट मोड वाला जो भी रहता है उसको बैलेंस कंडीशन में पढ़ते हैं, और मोशन मोड वाला जो रहता है उसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स के कंडीशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप था फोर्स का, बैलेंस और अनबैलेंस का, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे तो फोर्स में हम लोग क्या देखे, बैलेंस और अनबैलेंस देखे। अब जो एक फोर्स का और एक टाइप होता है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स का एक अनदर टाइप होता है, इसको समझिएगा। फोर्स का जो एक सेकंड टाइप होता है, इसको समझिए यहाँ पे फोर्स में। तो फोर्स का एक अनदर टाइप में सबसे पहले आता है पुश फोर्स, पुश फोर्स, ठीक है। और एक होता है मेरे भाई पुल फोर्स, पुल फोर्स होता है, पुश एंड पुल, ठीक है ना, पुश फोर्स एंड पुल फोर्स। तो भाई पहले पुश फोर्स को डिटेल से समझते हैं, उसके बाद पुल फोर्स को भी डिटेल से समझते हैं। तो हेडिंग मार दो, सबसे पहला पुश फोर्स के बारे में, पुश फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा
पीछे से जा रहे हैं, क्योंकि जब पुश पुल सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट को समझेंगे तभी जा करके आगे हम सब चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल या कपल की बात जब होगी तो फोर्स से ही होगी मेरे भाई। तो फोर्स को डिटेल से समझना होगा पहले कि फोर्स का नेचर कैसा है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है ना कि पूछता है एसर्शन रीजन में, तो वहाँ पर आपको अगर प्रॉपर्टीज सही से पता नहीं रहेगा तो बनाने में आपको दिक्कत होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पुश फोर्स किसको कहते हैं पहले समझ लीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने कि ईंटा समझ लो, ब्रिक्स समझ लो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से आदर्श बाबू इसको धक्का लगा रहा है, देख लो, ठीक है ना। ये हम लोग का आदर्श है, ठीक है। ऐसे करके धक्का लगा रहा है, आदर्श है ना। आदर्श ऐसा नहीं दिखता है, अरे क्या करोगे, ड्राइंग बना रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से इसको धक्का लगाया, तो अगर इसको धक्का लगाएगा तो पुश फोर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द पर्सन, पर्सन से दूर हटेगा। जैसे कि मान लो इसको हम ऐसे करके धक्का लगा रहे हैं, समझो है ना, इसको ऐसे करके धक्का लगा रहे हैं तो हमसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द पर्सन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स को लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट अगर पर्सन से दूर की ओर जाएगा तो उस काइंड में जो वर्किंग फोर्स है ऑब्जेक्ट में, उसको कौन सा फोर्स कहेंगे हम लोग, पुश फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, पुश फोर्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे, पुश फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे आदर्श बाबू जो फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट में, ये कौन सा नेचर का है, देखो एरो इनवर्ड है, यहाँ पे एरो में ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एरो क्या है, इनवर्ड है। तो इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहेंगे, पुश फोर्स कहेंगे, पुश फोर्स कहेंगे। तो क्या एकदम देखो जो आदर्श धक्का लगाएगा, तो कोई भी चीज़ को अगर हम धक्का देते हैं तो क्या एकदम ऐसे करके धक्का देते हैं कि हल्का सा एंगल लगा के देते हैं, ऐसे करके एंगल लगा के देते हैं ना मेरे भाई, देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पुश फोर्स का डिफिनेशन लिख लो, देखो, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट move away from the person, then force is said to be, push force। इसको कौन सा फोर्स कहेंगे, पुश फोर्स कहेंगे। क्लियर है, डिफिनेशन हो गया, इसको उसके बाद लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो, देन द फोर्स इज सेड टू बी पुश फोर्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, समझोगे इस चीज को। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड है। पहले समझो इसको, बहुत मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आदर्श बाबू जो फोर्स लगाया था तो एग्जैक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल नहीं लगाया था, कुछ इंक्लाइनेशन में लगाया था। तो ये आदर्श के द्वारा लगाया गया इनवर्ड फोर्स, मैंने कि अगर एरो का डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा तो ये पुश फोर्स होगा। तो आदर्श ने ये फोर्स लगाया, पुश फोर्स यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये लगा है, तो देखो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना मेरे भाई। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, थीटा बना रहा है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट तोड़ना होगा इस फोर्स का। देखो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ध्यान देना, ये टूटेगा इधर, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, ऐसे करके। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में टूटता है, ऐसे करके ये टूटेगा। तो ये हमारा फोर्स एक्चुअली में एफ यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर देखो इस एफ को यहाँ पे जो लगाए थे, तो इस पॉइंट से इसको वेक्टर तोड़ दिए, तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जस्ट लाइक एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, हमारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा इस जगह पे, ये हमारा एफ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा और ये एफ भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। मतलब आदर्श ने जो फोर्स लगाया अगर एफ न्यूटन का, तो एफ न्यूटन का फोर्स कंप्लीटली ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं किया है,
कुछ फोर्स आपका ग्राउंड में भी चला गया है और कुछ फोर्स आपका रिमेनिंग फोर्स आपका ऑब्जेक्ट में लगा है। तो ग्राउंड प्लस ऑब्जेक्ट मिला करके आदर्श का अप्लाइड फोर्स होगा। यहाँ पे आदर्श लगाया ना, बताए थे ना। तो अगर इंक्लाइंड में लगाएगा तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। यहाँ पे एक है ग्राउंड है। तो ग्राउंड में आदर्श को लग रहा है कि हम ऑब्जेक्ट ढकेल रहे हैं, बेवकूफ बन रहा है यहाँ पे आदर्श, ठीक है, कि लग रहा है कि ऐसे करके ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, तो हम पूरा फोर्स ऑब्जेक्ट पे ही लगाएं, बक्सा पे ही लगाएं। घर में जैसे कि बक्सा अलमीरा घसकाना रहता है ना, तो ऐसे करके नहीं करते, धकेलते हैं ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो लगता है कि हम पूरा फोर्स अलमीरा में ही लगाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई देखो यहाँ पे अगर इंक्लाइन हल्का सा भी हो गया, तुम्हारा हैंड का अगर हल्का सा भी ऐसे इंक्लाइन हो गया, धक्का दे रहा है, हल्का सा भी इंक्लाइन हो गया, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जितना तुम फोर्स लगा रहे हो वो सारा फोर्स ऑब्जेक्ट पे यानी अलमीरा पे नहीं जा रहा, कुछ फोर्स ग्राउंड पे भी जा रहा है। तो ग्राउंड पे जा रहा है उसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, और जो सीधा सीधी अलमीरा पे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अलमीरा है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई देखो यहाँ पे जो होता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पे क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। इसको चलो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो भाई मेरे इसको हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। ए इस पॉइंट को बी मान लो, तो यहाँ पे सी मान लो। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी बी अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल ए सी बी की अगर बात करते हैं, समझोगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, अब ध्यान देना। तो ए सी बी में हमको अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को एफ एच हम लोग मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, एफ एच मान लिए हैं, ठीक है ना। तो एफ एच हो गया यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे बेस बटा हाइपोटेनस, क्योंकि एक्चुअली में ये गिवन होता है, जो ए बी हमारा गिवन फोर्स है हमारा, एफ, बाद बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको निकालना पड़ता है। तो इन ट्राइंगल ए सी बी में क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। बीसी का वैल्यू फिगर में ध्यान देना, बीसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, देख लो, बीसी का वैल्यू आपका एफ एच है और ए बी का वैल्यू क्या है हमारा, एफ है। तो यहाँ पे एफ एच बाई एफ फोर्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। तो भाई मेरे एफ एच इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स एफ इनटू कॉस थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो क्या हो गया मेरे भाई, एफ कॉस थीटा हो गया। क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, एस कॉस थीटा, यानी कि एफ कॉस थीटा। और ये क्या है, नेट वर्किंग फोर्स, क्या है, नेट वर्किंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेट वर्किंग फोर्स, नेट वर्किंग फोर्स, नेट वर्किंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब आप अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो 10 न्यूटन एग्जैक्ट वर्क नहीं कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइनेशन है तो कुछ कम या कुछ ज़्यादा काम करेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, ठीक है, कि 10 न्यूटन से ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका डिसाइड करेगा। जनरली 10 न्यूटन से कम ही होगा, ठीक है ना, ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। मतलब 10 न्यूटन एग्जैक्ट नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा, थोड़ा सा भी यहाँ इंक्लाइनेशन आ गया। और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे एग्जैक्ट, जो बॉडी को ऑब्जेक्ट को जिस प्लेन पे रखे हो उस प्लेन के पैरेलल अगर फोर्स को अप्लाई कर रहे, एकदम पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है ना, पैरेलल, तो उस कंडीशन में अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो एग्जैक्ट 10 न्यूटन ऑब्जेक्ट पे लगेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन से फोर्स कम आएगा। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है, 1 से ज़्यादा हो भी नहीं करता। मतलब जो भी अप्लाई फोर्स करेंगे उससे हमारा वर्किंग फोर्स जो होगा वो हमारा नेट वर्किंग फोर्स इन ऑब्जेक्ट वो क्या होगा मेरे भाई, 10 न्यूटन से कम होगा। अप्लाई हम 10 न्यूटन कर रहे होते हैं, यहाँ पे एफ किया तो एफ से हमारा कम वैल्यू आएगा। तो ये मेरे भाई था क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स था। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो है, इसी में हम लोग देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ध्यान देना यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है।
ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो फिगर में जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फेजर डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्योंकि ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, थीटा यहाँ पे है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ए सी बाई ए बी, क्या कह सकते हैं, ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू साइन थीटा, ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, साइन थीटा कह सकते हैं, ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, साइन थीटा कह सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज है, ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ना, अब यहाँ पे गौर करना, तो ए सी का वैल्यू देखो क्या है, ए सी का क्या है, एफ भी है, ए सी का वैल्यू क्या है, एफ भी है, तो यहाँ पे एफ भी बाई एफ इक्वल्स टू साइन थीटा, एफ बी बाई एफ इक्वल्स टू क्या है मेरे भाई, साइन थीटा, ठीक है ना, एफ बी बाई एफ इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ जो फोर्स है ये एफ है हमारा, तो एफ भी वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू एफ साइन थीटा होगा। तो ये जो फोर्स आया हमारा ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब इसको नॉर्मल फोर्स कह सकते हो, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया। इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, रिएक्शन नहीं कह सकते, नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्योंकि ये हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान देना ये जो नॉर्मल फोर्स जो है ये जो है हमारा, दिस फोर्स वर्किंग क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जो नॉर्मल फोर्स मतलब कि एफ भी जो है वर्किंग क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड चाहे सरफेस। तो ये जो है दिस फोर्स जो एफ भी है, दिस फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड और सरफेस। ये ग्राउंड या सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ये जो एफ भी फोर्स है, गौर करो, आपने तो एफ लगाया ना मेरे भाई, तो ये जो एफ भी फोर्स है क्या इस ऑब्जेक्ट पे लगा, ऑब्जेक्ट पे तो नहीं लगा, वो तो कहाँ लगा, ग्राउंड पे, जमीन में। तो ये फोर्स आपका बेकार हो जाता है। तो आप अगर दिमाग से लगाइएगा तो सही फोर्स आप मान लीजिए ताकतवर है, अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो पता चला आपका फोर्स व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। मोटा दिमाग जिसको कहते हैं गाँव देहात के कहते हैं, गाँव देहात के भाषा में क्या बोलते हैं, मोटा दिमाग। अगर मोटा दिमाग में अगर साला हम बहुत बड़े बाबू वाले ऐसे करके सीना चोर के चल जाएगा, ठीक है ना, तो पता चला और लगा रहा है तो मूवमेंट ही नहीं रहेगा। दिमाग वाला आदमी हल्का सा ऐसे करके लगाएगा, ऑब्जेक्ट में मूव कर गया, ठीक है, तो बोलेगा अरे बड़ा ताकतवर है ये आदमी, तो डर जाता है। देखता है सोन माइकल और जॉन सीना, ठीक है, एकदम दुबल पातल है सोन माइकल, डब्ल्यू देखता है ना, ठीक है, सोन माइकल एकदम दुबल पातल है, मतलब मारता है एकदम उड़ा देता है, धड़ा। जॉन सीना बतिस्ता, ठीक है, रेंज क्या बोलते हैं, रोमन रेंज को भी कूट देता है दंदना के, एकदम ऐसे लिकड़ी। लेकिन क्या वो दिमाग से, कायदे से, टेक्निक से मारता है, सारा फोर्स को यूज करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब फोर्स को यूज करने जानना चाहिए। अगर फोर्स को अगर यूज करने नहीं जानोगे ना तो दिक्कत है मेरे भाई यहाँ पे, मैंने कि जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना फोर्स आप ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क कर रहे हैं ना उसमें लगा नहीं पाओगे। देखते हैं WWE जो होता है, रो का जो फाइट चलता है, ठीक है, रोमन रेज हो गया, ट्रिपल एच हो गया, मारता कैसे एकदम दंदना करके, ठीक है। तो वो लोग क्या करता देखना, ऐसे करके एकदम सीधा कूदता है, अच्छा ऐसे मारता है ताकि फोर्स तो एग्जैक्ट नॉर्मली आ सके। अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइंड होगा तो जितना वो PSI फोर्स से पावर से मार रहा है, ठीक है, जिसका प्रेशर से, उसके प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स की क्या होता है, प्रेशर और फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे वो लोग भी जो मारता है तो फोर्स का ही इस्तेमाल करता है। आप देखे हो ना, देखते ही हो सब कोई, ये तो देखता है, बड़ा फैन है उसका, ठीक है, आदर्श बाबू, ठीक है, बड़ा ट्रिपल एच को देखता है। फाइटिंग मत देखो ज़्यादा मेरे भाई, ठीक है, ज़्यादा देखोगे तो फिर दिमाग उधर चला जाएगा। तो है ये सब लिकड़ी एकदम शुक्ला जैसा नहीं है, फाइट देख रहा है रोमन रेंज का। अच्छा सोन माइकल बनेगा, अरे सोन माइकल के लिए भी बहुत खटाना पड़ेगा बाबू शरीर को, ठीक है, कर लो, अगर हो जाता है तो अच्छा बात है, रोजाना चाहता है तो हो जाएगा, क्या उसमें भी करियर है मेरे भाई, लेकिन कुटाना बहुत पड़ता है, ठीक है। पता चला कि हड्डी पड़ तोड़ लिया, घर में बैठ गया है, वैसे लुला करके टांग लिया है, ठीक है, तो ऐसा मत करना है यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो पुश फोर्स का हो गया, ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड में जाता है। इसके बाद हमारा पुल फोर्स की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, सेकंड नंबर पुल फोर्स की बात कर रहे हैं, पुल फोर्स की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो पुल फोर्स क्या होता है समझो यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि ये हम लोग का आदर्श बाबू को ही अभी टारगेट किए हुए हैं, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ये नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ग्राउंड है मेरे भाई, ठीक है। ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बोला तुमने आदर्श, गड़बड़ा रहे हैं हम भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आदर्श बाबू जो है इसको अपनी ओर खींच रहा है इधर, ठीक है, ये खींच रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लगा हमारा, लगा कि नहीं, ये फोर्स लगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हो गया पुल हो गया, क्योंकि अंदर की ओर जा रहा है। मतलब देखो यहाँ पे इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, फोर्स को तुम ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द पर्सन, ऐसे करके खींचेगा ना, देखता है मछुआरा को, देखता है ऐसे घुमा करके जाल को फेंकेगा कस करके, ठीक है ना, फेंकता है, जाल चला गया तालाब में, और मछली को निकालने के लिए धीरे 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 खींचता है, ठीक है। तो देखना धीरे धीरे जब खींचता है ना, तो जाल के साथ मछली भी उसके करीब की ओर आता है। तो मछुआरा जो होता है ना, ऐसे करके जाल को फेंका, फेंकने के बाद जब जाल को खींचता है, जो फेंका उस समय पुश लगाया ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि दूर गया। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है मछुआरा वाला, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे खींचेगा ना, ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, क्योंकि जाल जो है नजदीक की ओर आ रहा है। मतलब कि ध्यान देना यहाँ पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर हमारी ओर आ रहा है, हमारी ओर आ रहा है, तो इस मैंने कि टुवर्ड द पर्सन हो रहा है, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, पुल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल। एग्जांपल बड़ा मस्त है, मछुआरा को नहीं देखा है, क्या कहें तुमको, गांव देहात का रह करके भी नहीं देखता है रे, जाल फेंकते नहीं देखा है, तो लोग कहते ना टाइडीरो हो गया है, समझा। मैंने शहर में थोड़ा सा क्या बच गया, गांव देहात का कल्चर देखना भी सब भूला गया। कभी जाएगा ना गाँव, देख लेना इस चीज को, मछुआरा कैसे जाल फेंकता है, ठीक है। वो घोड़ा जाल देखा है, आजकल वाला जाल नहीं, अरे दिख जाएगा, देख लो ना गाँव देहात में फेंकता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि दूसरा वाला जाल देखा है, ठीक है। तो ये जो फेंकने वाला जाल जो होता है ना बेटा, उसमें ऐसे करके फेंकता है, तो फेंका मतलब दूर गया जाल, ठीक है, तो हो गया पुश, अपनी ओर खींचा, जाल हमारा नजदीक की ओर गया, फिश भी बाहर आया जाल के साथ, ठीक है, हमारा क्या हो गया, पुल। तो ये हमारा पुश फोर्स, ये पुल फोर्स की बात, मतलब ऑब्जेक्ट इधर की ओर आया। अब ध्यान देना यहाँ पे सेम कहानी, अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले समझो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये हम लोग का, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करें इस जगह पे, चलो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान देना, आदर्श बाबू ऐसे करके एक फोर्स लगाया है, एफ लगाया है, लगाया है ना। तो भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो इंक्लाइनेशन आएगा, इंक्लाइनेशन आएगा जो थीटा होगा, ठीक है, थीटा होगा ना मेरे भाई। तो इसका जो वेक्टर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो इधर इसका हॉरिजॉन्टल करेंगे, क्योंकि ग्राउंड हमारा यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एफ एच कहेंगे, ठीक है। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, एफ भी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एफ भी। तो मेरे भाई इधर जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे एफ भी आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो आपने एफ फोर्स अप्लाई किया तो इसका रिजॉल्विंग हुआ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच है और वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या है, एफ भी है। तो इसमें भी जो एफ, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें भी जो होता है, ध्यान देना, एफ एच जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो एफ कोस थीटा ही आएगा, ठीक है। और एफ भी इसमें एफ साइन थीटा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो नेचर को समझना जो होता है, इसमें एफ एच हॉरिजॉन्टल जो है पुलिंग नेचर का है, जो ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन एफ भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा, ये आपका नॉर्मल फोर्स ही है, नॉर्मल फोर्स ही है। लेकिन ये सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। पुल में क्या होता है, इस फोर्स को देखो, ये हमारा सरफेस है ना मेरे भाई ग्राउंड, तो ये देखो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द सरफेस हो रहा है, सरफेस से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे टुवर्ड द सरफेस, सरफेस में इन कर रहा है, मैंने कि धरती के अंदर जा रहा है इसमें, और इसमें क्या धरती से बाहर जा रहा है। मतलब याद रखना, किसी ऑब्जेक्ट को तो धरती के अंदर जाएगा तो ग्रिप ज्यादा बनाएगा, बात तो कुछ समझो। ये दोनों को बताने का मोटिव है यहाँ पे, इस फिगर और इस फिगर में, कि
देखो धरती के अंदर जाएगा तो अलमीरा में क्या बनाएगा, ग्रिप बनाएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से मैंने सरकाने के लिए पुश करना आसान होगा कि पुल करना आसान होगा। अब यहीं पे समझो, तो ध्यान देना, इसमें तो क्या होगा, ग्राउंड से कांटेक्ट बनाएगा तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, तो घिसकाना बड़ी मुश्किल है। इसमें देखो क्या है, नॉर्मल फोर्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हल्का सा लिफ्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेगा तो फ्रिक्शन कम होगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात निकल के आ रहा है कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट को पुश करने से जो उसका मूवमेंट करना है तो ज़्यादा टफ होगा, पुल इजी में वो अपना डिस्प्लेस होगा। तो पुल में हमारा डिस्प्लेस आसानी से होता है, इसलिए कोई भी भारी ऑब्जेक्ट को देखना हम लोग धक्का नहीं देते हैं, उसको खींचते हैं अपनी ओर, क्योंकि खींचते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लो ये बेंच है हमारा, इसको खींचेंगे तो अपनी ओर खींचेंगे ना तो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो कम कर जा रहा है हमारा, ठीक है, फ्रिक्शन को कम कर दे रहा है। और इसमें क्या ना, फ्रिक्शन को बढ़ा देगा तो घिसकाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो पुश में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स का जरूरत पड़ता है, लेकिन पुल में उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमको कम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम फोर्स में हम उसको पुल में डिस्प्लेस कर सकते हैं। फोर्स का वैल्यू वही है, ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है ना, आउटवर्ड हो गया। तो पुल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं, पुश में आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे मोर अमाउंट ऑफ, देखो पुश में क्या चाहिए, किसी को डिस्प्लेस करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, अब पुल में लेस अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। जिस तरह पुश में चाहिए तो उससे कम फोर्स में वो इजीली से डिस्प्लेस हो जाएगा पुल में। तो पुल फोर्स ज़्यादा कंफर्टेबल होता है हाई हेवी ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? तो ये था मेरे भाई पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिख लो पहले इसको। अब हम लोग पुश और पुल फोर्स का, पुश या पुल फोर्स का एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल्स, ताकि समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, ठीक है ना। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल, फाइंड को हटा दो, ठीक है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन बॉक्स इट कैन मूव, राइट नेचर ऑफ फोर्सेस। जो यहाँ पे जो भी फोर्स आ रहा है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। फाइंड यहाँ से हट जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए थे मेरा भाई, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो अब सबसे पहले इसको कंपोनेंट को तोड़ना होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये बॉक्स है हमारा, पहले फिगर को बनाओ, बिना बनाए नहीं समझ में आएगा। ये मान लो हमारा क्या है, एक ग्राउंड है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, बॉक्स है, ये हमारा क्या है, बॉक्स है, ठीक है, हेवी वेटेड बॉक्स है। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे जो तुम फोर्स लगाए हो ना, ये आपका फोर्स है जो आपका 10 न्यूटन का फोर्स है। कितना न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। अब ध्यान देना, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका जो है ये सरफेस से पैरेलल है, और यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अगर इसको तुम तोड़ोगे तो ध्यान देना, इसका जब वेक्टर तोड़ेंगे यहाँ से, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग एफ भी कहेंगे, और ये कंपोनेंट आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, जिसको हम लोग एफ एच कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पर भी ये थीटा होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अगर ये एफ एच है तो यहाँ से इसको भी तो एफ एच कह सकते हैं, तो ये भी हमारा एफ एच होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग का पॉइंट्स निकल के आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो हम लोग भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एच, जो एफ एच का जो वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एफ कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, एफ कॉस थीटा। तो ये जो एफ है मेरे भाई वो 10 न्यूटन का है, कितना है हमारा, 10 न्यूटन का। तो एफ एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू यहाँ पे 10 न्यूटन इंटू कॉस 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, यही आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है मेरे भाई। तो ध्यान देना यहाँ पे एफ एच इक्वल्स टू 10 इंटू √3/2। कॉस 30 का क्या होता है, √3/2, 2 5 सा 10, 2 5 से क्या हो जाएगा 10। तो एफ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू, ध्यान देना, ये 5√3 न्यूटन, ठीक है। तो √3 में छोड़ने से नहीं चलेगा, क्योंकि हालांकि आंसर आ चुका है,
लेकिन यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ √3 का वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो एफ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू 5 × 1.732। तो अगर इसको इंटू करोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, अरे 16, ठीक है ना, 5 × 3 = 15, 16, 7 × 5 = 35, 37, 7 × 5 = 35 + 1 35 + 1 36 होगा मेरे भाई, ठीक है 36। अब 5 × 1 = 5 + 3 8, क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मेरे भाई 8.66। देखो यहाँ पे 5 × 2 = 10, 1 हो गया, 5 × 3 = 15, 16 हो गया, 1 कैरी आया, 5 × 7 = 35 + 1 36, 6 आया, 3 आया, 5 × 1 = 5 + 3 8। मतलब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया एफ एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एफ एच आया वो कितना आया 8.66 न्यूटन का आया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया इसमें, ठीक है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सेकंड नंबर क्या है हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें, ध्यान देना है यहाँ पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट किसको कहते हैं, फिगर में देखो यहाँ पे ई वाला कंपोनेंट है। तो एफ भी हम लोग क्या निकाले थे, थोड़ा देर पहले भी निकाले हैं ना जी। तो एफ भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या था हमारा, एफ साइन थीटा था, एफ साइन थीटा था, क्या था हमारा एफ साइन थीटा। तो एफ भी इक्वल्स टू यहाँ पे 10 न्यूटन तो इसका हो गया, इनटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत, साइन क्या हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे एफ भी इक्वल्स टू 10 न्यूटन इंटू साइन 30 का 1/2, 2 × 5 = 10। तो एफ भी वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 5 न्यूटन का आएगा। कितना आएगा हमारा 5 न्यूटन का। मतलब अगर आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे 30 डिग्री के एंगल पे, तो हमारा 8.66 न्यूटन जो है फोर्स ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा और जमीन पे ग्राउंड की ओर कितना 5 न्यूटन वर्क करेगा। इसका रिजल्टिंग क्या बनेगा हमारा 10 न्यूटन तुम नेट अमाउंट आप लगाए हो। इसको हम लोग वेक्टर मैंने क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स निकालने का वो जाकर के 11th में पढ़ोगे। तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है 5 न्यूटन्स का। इसके बाद क्या, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन बॉक्स इट कैन बी मूव। तो ध्यान देना यहाँ पे जो 3rd नंबर पार्ट है, ऑब्जेक्ट को बॉक्स को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स चाहिए, ये वाला फोर्स चाहिए, ये वाला फोर्स चाहिए ना मेरे भाई। इस फोर्स से मूव करेगा तो ये फोर्स कितना है 8.66, ठीक है ना। तो ध्यान देना, तो 8.66 न्यूटन फोर्स वर्किंग इन ऑब्जेक्ट it can move, it move, ये मूव करने के लिए इतना ही फोर्स इसमें काम कर रहा है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है हमारा, इट कैन मूव, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे 4th नंबर जो है नेचर ऑफ फोर्स पूछा है, नेचर ऑफ फोर्स। तो ध्यान देना नेचर ऑफ फोर्स में यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो है मैंने कि एफ जो है एफ हमारा जो अप्लाइड है ये पुश फोर्स है। क्या हमारा पुश फोर्स है, पुश फोर्स का नेचर है जो फोर्स हम अप्लाई किए हैं। यहाँ पे जो एफ एच है ये वर्किंग फोर्स और ऑब्जेक्ट है, वर्किंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एफ भी ये क्या है मेरे भाई, वर्किंग फोर्स ऑफ ग्राउंड है, वर्किंग फोर्स ऑन ग्राउंड। इसको आप नॉर्मल फोर्स कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। और इसका जो नेचर होगा टुवार्ड द ग्राउंड होगा। क्या होगा, टुवार्ड द ग्राउंड होगा। ये क्या होगा, टुवार्ड द ग्राउंड होगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे टुवार्ड द ग्राउंड है और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मोर बिटवीन द। इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मोर, नेचर ऑफ फोर्स की बात कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये दोनों पे जब ध्यान देना है, यहाँ पे ये फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में
इधर से दोनों के बीच में, ग्राउंड और सरफेस के बीच में, है ना। तो मोर फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। मोर फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग, मोर फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग, मोर फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग बिटवीन ऑब्जेक्ट मीन मोर फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग बिटवीन, क्या होगा, ऑब्जेक्ट बॉक्स एंड ग्राउंड, बॉक्स एंड ग्राउंड होगा, बॉक्स एंड ग्राउंड, क्योंकि हमारा टू वर्ड हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, टू वर्ड हो रहा है। कोई दिक्कत, चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, ध्यान देना यहाँ पे एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, पहले समझोगे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, पहले गौर करना, ये फोर्स आपका 10 न्यूटन का था जो इनवर्ड था, ये आउटवर्ड है, मतलब ये पुल का एग्जाम्पल है। तो इसको भी तोड़ते हैं, वेक्टर को ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। बनाने का तरीका तो आपको पता हो गया है, ठीक है, तो कर भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ये क्या आपका ग्राउंड है, पहले समझिए, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब ये आपका बॉक्स है, ये क्या हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स है यहाँ पे आप जो फोर्स लगाए हो, ये आप 20 न्यूटन का पुल फोर्स लगाए हो। यहाँ पे एंगल कितना का बना रहा है, ये 60 डिग्री का बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको वेक्टर रिजॉल्व करो, तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, जो एफ वी होगा, और यहाँ पे इधर हमारा क्या होगा, एफ एच होगा, एफ एच होगा, ठीक है। मतलब फाइनली इसको आप यहाँ पे एफ भी लिख सकते हो, ठीक है, एफ भी लिख सकते हो, 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ध्यान देना यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है पहले समझो यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एच इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा निकाल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एफ एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ का वैल्यू कितना है हमारा, 20 न्यूटन है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि अभी थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/2 होता है। तो एफ एच इक्वल्स टू 20 न्यूटन इंटू 1/2, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा भाई, हमारा 10 न्यूटन, मतलब एफ एच जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो 10 न्यूटन का आएगा, कितना का आएगा, 10 न्यूटन का आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे बढ़े, चलो। इसके बाद सेकंड नंबर है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है मेरे भाई, ये हमारा एफ बी है, तो एफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, एफ साइन थीटा, क्योंकि ये हमारा एफ है, याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, एफ है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ भी इक्वल्स टू एफ साइन थीटा होता है, एफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, एफ साइन थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एफ बी इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे एफ भी इक्वल्स टू, एफ का वैल्यू कितना है हमारा, 20 न्यूटन से, है ना, 20 न्यूटन इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री होगा, क्या होगा, साइन 60 डिग्री। तो एफ भी इक्वल्स टू 20 न्यूटन इंटू √3/2 होगा, क्या होगा, √3/2। तो यहाँ पे 2 10 20, तो एफ भी इक्वल्स टू 10 √3 न्यूटन, तो यहाँ पे एफ भी इक्वल्स टू 10 इंटू 1.732, यानी एफ भी इक्वल्स टू 17.32 न्यूटन का होगा, 17.32 न्यूटन का होगा यहाँ पे। मतलब अगर एंगल ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम फोर्स आपका लिफ्ट में बर्बाद होगा, पुलिंग या इसमें नहीं होगा। तो जितना कम एंगल रखोगे यहाँ पे, पुलिंग में उतना ज़्यादा फोर्स आएगा और पुशिंग में उतना कम फोर्स आएगा, ठीक है ना, याद रखना। सॉरी, ये लिफ्टिंग में कम फोर्स आएगा। तो ये हमारा भाई एफ भी जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट 17.32 न्यूटन हो रहा है, और पुलिंग कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल हो रहा है वो हमारा क्या है, 10 न्यूटन। हम कितना बोल रहे हैं, 20 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो बक्सा सरक रहा है
वो क्या हो रहा है 10 न्यूटन से सरक रहा है, और जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर जो उड़ जा रहा है, ऐसे करके खींचेंगे ना, ऐसे करके जैसे रस्सी करके पकड़ खींचता है तो वो जो लिफ्ट होगा ऐसे करके उठेगा, वो कितना फोर्स से उठेगा 17.32 न्यूटन से उठेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन बॉक्स इट कैन मूव। तो ध्यान देना ये थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10 न्यूटन फोर्स वर्किंग, 10 न्यूटन फोर्स वर्किंग ऑन बॉक्स टू मूव, 10 न्यूटन फोर्स वर्किंग ऑन बॉक्स टू मूव, बॉक्स टू मूव, 10 न्यूटन के कारण क्या होगा, हमारा मूव करेगा वो, ठीक है ना। थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर की बारी है, किसकी बारी है, फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर क्या कहता है, राइट द नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाइड फोर्स जो है एफ जो होगा वो हमारा क्या होगा, पुल नेचर का होगा। क्या होगा, पुल नेचर, ठीक है, पुल नेचर होगा, ठीक है। आपका जो एफ एच होगा, सब एफ एच और एफ पुल नेचर है तो सारा पुल नेचर होगा। यहाँ पे ध्यान देना, जो एफ वी जो होगा, एफ एच क्या है, एफ एच जो होगा ये पैरेलल टू क्या होगा, ग्राउंड होगा, पैरेलल टू ग्राउंड। एफ भी परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। और इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द ग्राउंड होगा। ये क्या है, साथ ही साथ अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द ग्राउंड मतलब ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्टेड, ऑब्जेक्ट क्या होगा, लिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द ग्राउंड होगा, मैंने कि एफ बी का कंपोनेंट जो ध्यान देना, एफ बी का कंपोनेंट देखो, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर हट रहा है, ठीक है, नॉर्मल तो है लेकिन ग्राउंड से दूर हट रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्ट मतलब पुल में ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिफ्ट होता है, ऊपर की ओर उठता है। अब पुश में क्या होता है, अटैच टू द अर्थ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन अटैच टू अर्थ या सरफेस होगा। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, पुल नेचर का होगा, ठीक है। तो ये था मेरे भाई आज का डिटेल, ठीक है, इसको पूरा आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कल आगे हम लोग बढ़ेंगे, इससे आगे भी है हमारा, अब फोर्स का कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट की डिटेल है, तो उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लो, रिवीजन कर लो। जय हिंद, जय संविधान।